एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत मशहूर कथन है। उन्होंने कहा था, मैं नहीं जानता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, हाँ। किंतु चौथा विश्व युद्ध लाठियों और पत्थरों से लड़ा जाएगा। ये शब्द आज भी बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल, ये परमाणु हथियारों के भयानक खतरे की तरफ इशारा करते हैं। हाँ। और शायद ये खतरा फिर से बढ़ रहा है। हाँ, ऐसा लग तो रहा है हाल की घटनाओं से। नमस्कार, आज हम कुछ ऐसी ही हालिया घटनाओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। दुनिया की 3 बड़ी ताकतें हैं, रूस, अमेरिका और चीन जी। और इनके बीच एक नई परमाणु होड़ की चिंताएं वो बढ़ गई हैं। हाँ, खबरें तो ऐसी ही आ रही हैं। हमारे पास कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स और लेख हैं। ये खास तौर पर रूस के जो नए हथियार परीक्षण हुए हैं। हाँ, वो पोसाइडन और ब्यूरोवेस्टनिक वाले। हाँ बिल्कुल, और उस पर अमेरिका ने जो प्रतिक्रिया दी है उस पर फोकस करते हैं। ठीक है। विषय है, उसमें इन्हें कैसे देखें। हाँ, ये जरूरी है, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए। और जो लोग सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, ये सब अहम विषय हैं। बिल्कुल, ये जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स दोनों के लिए प्रासंगिक हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका विश्लेषण। जी। तो पिछले हफ्ते ही माहौल काफी गर्म हो गया। रूस ने ऐलान किया कि उसने 2 बहुत एडवांस्ड परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम सिस्टम्स का परीक्षण किया है। हाँ, 29 अक्टूबर की बात है। हाँ, 29 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति पुतिन ने खुद घोषणा की, पोसाइडन नाम का एक हथियार है। वो अंडर वाटर ड्रोन। हाँ, परमाणु संचालित अंडर वाटर ड्रोन परमाणु हथियार ले जा सकता है। और पुतिन ने इसके बारे में काफी बड़ी बातें कही। बहुत बड़ी। कहा कि इसे रोकना मुमकिन नहीं, किसी भी महाद्वीप तक पहुंच सकता है। और ये भी दावा किया कि ऐसी क्षमता मतलब निकट भविष्य में किसी और के पास नहीं होगी। काफी आत्मविश्वास था उनके बयान में। बिल्कुल, और फिर उससे पहले भी एक परीक्षण हुआ था। हाँ, उससे कुछ ही दिन पहले 26 अक्टूबर को ब्यूरोवेस्टनिक, वो परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल। करेक्ट, परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल। रेंज बताई गई है 14,000 किलोमीटर। 14,000 किलोमीटर। हाँ, पुतिन ने इसे भी अद्वितीय और असीमित रेंज वाला बताया। सुनने में तो ये मतलब वाकई बहुत शक्तिशाली लगते हैं। बिल्कुल, और यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि ये हथियार असल में हैं क्या, मतलब क्यों इतने खास माने जा रहे हैं। हाँ बताइए। तो ये पोसाइडन जो है, इसे कभी कभी टॉर्पीडो भी कहते हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। बहुत बड़ा अंडर वाटर व्हीकल है। कितना बड़ा? करीब 66 फीट लंबा, वजन 110 टन, सोचिए। बाप रे। और इसकी रेंज है लगभग 10,000 किलोमीटर। रफ्तार भी अच्छी है, 70 नॉट्स। और सबसे खतरनाक बात, ये 1 किलोमीटर से ज्यादा गहराई में चुपचाप चल सकता है। अच्छा, मतलब इसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। बेहद मुश्किल। मौजूदा डिफेंस सिस्टम शायद इसे पकड़ ही ना पाए। ये पानी के नीचे से आता है, बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह, हवा से नहीं। और दूसरा वाला ब्यूरोवेस्टनिक? ब्यूरोवेस्टनिक एक क्रूज मिसाइल है, पर यह साधारण नहीं है। ये परमाणु ऊर्जा से चलती है। परमाणु ऊर्जा से? हाँ, आम क्रूज मिसाइलों की रेंज उनके फ्यूल टैंक पर निर्भर करती है ना, लेकिन इसमें एक छोटा परमाणु रिएक्टर है, तो सैद्धांतिक रूप से इसकी रेंज लगभग असीमित है। अच्छा। और ये जमीन के काफी करीब उड़ सकती है, रडार से बचते हुए। तो ये दोनों ही हथियार वाकई गेम चेंजर माने जा रहे हैं रूस के लिए। तो ये परीक्षण मतलब साफ तौर पे रूस अपनी ताकत दिखा रहा है। हाँ बिल्कुल, इसे परमाणु शक्ति प्रदर्शन के तौर पर ही देखा जा रहा है। ऐसा अक्सर होता है जब रूस को लगता है कि वॉशिंगटन मतलब अमेरिका उस पर दबाव बना रहा है। जैसे यूक्रेन को लेके। हाँ बिल्कुल, यूक्रेन को लेकर अमेरिका का रवैया काफी आक्रामक रहा है। तो पुतिन का इन अजेय हथियारों का जिक्र करना, ये वॉशिंगटन को सीधा संदेश है कि हमें हल्के में मत लो। हाँ, ये शक्ति प्रदर्शन तो है, लेकिन रूस ने इस बात पर भी जोर दिया कि ये परमाणु हथियारों का विस्फोट परीक्षण नहीं था। हाँ, ये पॉइंट जरूरी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव। उन्होंने कहा कि ये केवल डिलीवरी सिस्टम के परीक्षण थे, मतलब वो सिस्टम जो हथियार को ले जाएगा। जी। उन्होंने साफ कहा कि इसे किसी भी हालत में परमाणु परीक्षण ना समझा जाए। ये अंतर महत्वपूर्ण है। हाँ, ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, डिलीवरी सिस्टम होता है मिसाइल, ड्रोन या विमान जो बम को टारगेट तक ले जाता है। ठीक है। और परमाणु परीक्षण का मतलब होता है असल में परमाणु बम फोड़ना, मतलब विस्फोट करना। अच्छा। और 90 के दशक से एक तरह की रोक लगी हुई है दुनिया में, अनौपचारिक ही सही पर रोक है परमाणु विस्फोट परीक्षणों पर। रूस ने 1990 के बाद कोई विस्फोट नहीं किया। और अमेरिका ने 1992 के बाद नहीं किया। चीन ने 1996 में आखिरी बार किया था। तो पेस्कोव का बयान
ये दिखाता है कि रूस कम से कम औपचारिक रूप से उस रोक को बनाए रखना चाहता है, भले ही वो कितने भी एडवांस्ड डिलीवरी सिस्टम बना ले। हाँ बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि हमने सिस्टम टेस्ट किया है, बम नहीं फोड़ा। ठीक है, तो ये रूस का पक्ष हुआ। अब आते हैं अमेरिका की प्रतिक्रिया पर। वो भी काफी तेजी से आई है ना? हाँ बिल्कुल तेजी से, और 2 हिस्सों में आई। अच्छा। पहले जब ब्यूरोवेस्निक का परीक्षण हुआ तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भाई हमारे पास भी शक्तिशाली परमाणु पनडुब्बियां हैं, रूस के तट के पास ही हैं, हमें 8000 मील जाने की जरूरत नहीं। मतलब एक तरह से बराबरी का जवाब। हाँ कि हम भी पीछे नहीं है। हाँ। उन्होंने कहा हम भी मिसाइलें टेस्ट करते रहते हैं। ठीक है। लेकिन फिर पोसाइडन के बाद, हाँ पोसाइडन परीक्षण के बाद अमेरिका का रुख और कड़ा हो गया। 30 अक्टूबर को राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा कदम उठाया। क्या? उन्होंने युद्ध विभाग को आदेश दिया, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। ये पहले रक्षा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कहलाता था। हाँ, नाम बदल दिया। जी, तो उन्हें आदेश दिया कि अमेरिका में परमाणु हथियार परीक्षण फिर से शुरू किए जाएं। परीक्षण मतलब? कैसे परीक्षण? यहीं पर पेंच है। ट्रंप का तर्क था कि अमेरिका को दूसरी परमाणु ताकतों के साथ बराबर के स्तर पर रहना होगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी लिखा इसके बारे में। हाँ, ट्रूथ सोशल पर लिखा, दूसरे देशों के परीक्षण कार्यक्रमों को देखते हुए मैंने युद्ध विभाग को निर्देश दिया है कि हमारे परमाणु हथियारों का परीक्षण बराबर के स्तर पर शुरू किया जाए। यह प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी। और उन्होंने रैंकिंग भी दी। रूस दूसरा, चीन तीसरा। हाँ, और कहा कि चीन 5 साल में काफी करीब आ जाएगा। लेकिन ये परीक्षण, क्या ये वही विस्फोटक परीक्षण है जिन पर रोक लगी हुई है? देखिए, यहीं पर सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चिंता है। जब राष्ट्रपति ट्रंप परीक्षण कह रहे हैं तो उनका मतलब क्या है? क्या वो सिर्फ मिसाइल या ड्रोन जैसे डिलीवरी सिस्टम के परीक्षण की बात कर रहे हैं, जैसा रूस ने दावा किया? या वो असल में परमाणु विस्फोट परीक्षण, एक्सप्लोजिव न्यूक्लियर टेस्टिंग की बात कर रहे हैं? उनके बयान से ये साफ नहीं हो रहा है। और अगर उनका मतलब विस्फोट परीक्षण से है तो ये 1992 से अमेरिका ने जो खुद पर रोक लगाई हुई है उसे तोड़ देगा, और इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं पूरी दुनिया के लिए। तो जाहिर है विशेषज्ञ इस पर चिंता जता रहे होंगे। बहुत ज्यादा। परमाणु मामलों के जो जानकार हैं उनमें गहरी चिंता है। जैसे ऑस्लो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के फेबियन हॉफमैन हैं। हाँ? उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा कि अगर अमेरिका विस्फोटक परीक्षण फिर से शुरू करता है तो इससे फायदा किसे होगा? सिर्फ अमेरिकी हथियार इंजीनियरों को, जिन्हें शायद इसमें मजा आए, और चीन को। चीन को कैसे? क्योंकि चीन को अमेरिका के परीक्षणों से असली डेटा मिलेगा, एम्पेरिकल डेटा जिसे कहते हैं, जो उनके अपने हथियार कार्यक्रम को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। अच्छा, ये तो उल्टा पड़ सकता है। बिल्कुल। और फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स AFS के हैंस क्रिस्टेंसन हैं, उन्होंने भी चेतावनी दी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने विस्फोटक परीक्षण शुरू किए तो ये एक खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है। रूस और चीन तो लगभग पक्का ही अपने परीक्षण शुरू कर देंगे। और शायद भारत पाकिस्तान भी। हाँ, शायद भारत और पाकिस्तान भी ऐसा करने पर मजबूर महसूस करें। तो एक नई परमाणु परीक्षणों की होड़ शुरू हो सकती है। और क्या ये करना अमेरिका के लिए आसान होगा? मतलब क्या वो तुरंत शुरू कर सकते हैं? नहीं, क्रिस्टेंसन ने यह भी बताया कि इसमें भी मुश्किलें हैं। कम से कम 18 महीने लग सकते हैं तैयारी में, और इसके लिए अमेरिकी कांग्रेस से मंजूरी लेनी होगी, बजट पास कराना होगा। तो ये इतना सीधा नहीं है। नहीं, और डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी इसकी कड़ी आलोचना की है। कहा है कि ये खतरनाक कदम है और इससे परमाणु अप्रसार, नॉन प्रोलिफरेशन को धक्का लगेगा। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ट्रंप का ये तर्क कि अमेरिका को दूसरों के बराबर दिखने की जरूरत है, क्या इसमें कोई दम नहीं है? खासकर जब रूस ये अजय हथियार दिखा रहा है, चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है, बराबरी का तर्क अपनी जगह सही नहीं है? देखिए, ये एक पेचीदा सवाल है। बराबरी या पैरिटी का सिद्धांत ये परमाणु रणनीति में हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहा है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन ज्यादातर विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अमेरिका का जो मौजूदा परमाणु शस्त्रागार है वो इतना ज्यादा शक्तिशाली और विविध है कि उसे अपनी ताकत साबित करने के लिए 30 साल बाद विस्फोटक परीक्षण करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। अमेरिका के पास पहले से ही बहुत एडवांस्ड तरीके हैं, सिमुलेशंस हैं, नॉन एक्सप्लोजिव टेस्टिंग है, जिनसे वो अपने हथियारों की विश्वसनीयता बनाए रख सकते हैं। तो विस्फोटक परीक्षण शुरू करने से जो अस्थिरता पैदा होगी, जो जोखिम बढ़ेगा, वो अमेरिका को मिलने वाले किसी भी कथित फायदे से कहीं ज्यादा हो सकता है।
ये आम राय है एक्सपर्ट्स की। तो ये सब बातें, ये रूस के परीक्षण, अमेरिका की प्रतिक्रिया, ये सब एक बड़ी तस्वीर की तरफ इशारा कर रही हैं। हाँ, क्या दुनिया वाकई एक नई और शायद पहले से ज्यादा खतरनाक परमाणु हथियारों के दौड़ में दाखिल हो रही है? यही सबसे बड़ा डर है, और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, उन्होंने भी जून 2025 की अपनी रिपोर्ट में कुछ ऐसी ही चेतावनी दी थी, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। सिप्री हर साल दुनिया भर के हथियारों पर नजर रखता है, और उनकी जून की रिपोर्ट में यही चिंता जताई गई थी। तो मौजूदा स्थिति क्या है? मतलब आंकड़ों के हिसाब से कौन कहाँ खड़ा है? हाँ, आंकड़ों पर और खनोज जरूरी है, तभी पूरी तस्वीर साफ होगी। SRPRI के जून 2025 के अनुमानों के मुताबिक बताइए। रूस दुनिया में सबसे बड़ा परमाणु जखीरा, लगभग 4,309 परमाणु हथियार, वॉरहेड्स। 4,300 से ज्यादा। जी। तो ट्रंप का कहना कि अमेरिका पहले पर है, वो गलत है। हाँ, आंकड़ों के हिसाब से गलत है। रूस के पास सबसे ज्यादा है। इनमें से करीब 1718 तैनात है, मतलब मिसाइलों पर लगे हुए या बॉम्बर बेस पर रेडी। और बाकी करीब 2,591 रिजर्व में है। और ये भी जानना जरूरी है कि यूक्रेन युद्ध और इतने सारे प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने अपने सामरिक हथियारों को हमेशा प्राथमिकता दी है। ठीक है। और अमेरिका दूसरे नंबर पर है, करीब 3700 परमाणु हथियार। अच्छा, रूस से थोड़े कम। हाँ, इनमें से करीब 1700 तैनात है और 1930 रिजर्व में। एक दिलचस्प बात यह है कि तैनात हथियारों की संख्या रूस और अमेरिका की लगभग बराबर है। ओके। और आपने पहले परमाणु ट्रायड का जिक्र किया था, वो अमेरिका के पास है। जी हाँ, अमेरिका के पास एक बहुत मजबूत परमाणु ट्रायड है। एक बार फिर से बता दीजिए, ट्रायड क्या है? जरूर। ट्रायड मतलब 3, यानी अमेरिका 3 अलग-अलग तरीकों से परमाणु हमला कर सकता है। एक, जमीन से ICBMs यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें, ये जमीन पर बने साइलो से लॉन्च होती हैं। 2, समुद्र से SLBMs यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलें, ये परमाणु पनडुब्बियों से छोड़ी जाती हैं। इन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन होता है। 3, हवा से स्ट्रैटेजिक बॉम्बर विमान, ये लंबी दूरी तक जाकर परमाणु बम या मिसाइलें गिरा सकते हैं। तो मतलब अगर दुश्मन किसी एक तरीके को नाकाम कर दे, हाँ, तो भी बाकी 2 तरीकों से जवाबी हमला किया जा सकता है। इसे सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं, और माना जाता है कि यही क्षमता परमाणु युद्ध को रोकती है, क्योंकि हमला करने वाले को पता होता है कि वो खुद भी जवाबी हमले से बच नहीं पाएगा। समझ गया। अब चीन की बात करते हैं। ट्रंप ने कहा वो तीसरे पर है, लेकिन करीब आ रहा है। हाँ, चीन तीसरे नंबर पर है, लेकिन उसकी रफ्तार वो चिंता का विषय है। कितनी तेजी से? सिप्री के अनुसार चीन के पास अभी करीब 576 हथियार रिजर्व में है और शायद 24 तैनात। संख्या अभी रूस और अमेरिका से काफी कम है, ये सच है। लेकिन चीन अभूतपूर्व तेजी से अपना जखीरा बढ़ा रहा है, शायद दुनिया में किसी भी और देश से ज्यादा तेजी से। एक अनुमान है कि 2023 से चीन हर साल लगभग 100 नए हथियार जोड़ रहा है। हर साल 100 नए हथियार? जी हाँ, और सिर्फ संख्या नहीं, वो अपने डिलीवरी सिस्टम्स भी बहुत तेजी से बना रहे हैं। जैसे वो मिसाइल साइलो की बात थी। हाँ, रिपोर्ट्स हैं कि चीन ने उत्तर में रेगिस्तानी इलाकों में और पूर्व में पहाड़ी इलाकों में करीब 350 नए ICBM साइलो, मतलब मिसाइल रखने के बंकर, या तो बना लिए हैं या बना रहा है। 350? हाँ, और अमेरिकी रक्षा अधिकारियों का अनुमान है कि 2030 तक, मतलब अगले 5-6 साल में, चीन के पास 1000 से ज्यादा परमाणु हथियार हो सकते हैं। 1000? तो ट्रंप का ये कहना कि चीन बहुत पीछे तीसरे स्थान पर है, ये शायद भविष्य को देखते हुए सही ना हो। बिल्कुल। अगर चीन अगले 5 साल में 1000 के आंकड़े तक पहुंचता है और साथ ही इंडो पैसिफिक में अमेरिका चीन का तनाव भी बढ़ रहा है, तो चीन का परमाणु शस्त्रागार एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाएगा। ये समीकरण को बदल सकता है। इसका मतलब तो यही हुआ कि शीत युद्ध खत्म होने के बाद जो एक उम्मीद बनी थी कि दुनिया धीरे धीरे परमाणु हथियारों से मुक्त होगी, वो दौर शायद अब खत्म हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। हैंस क्रिस्टेंसन, जिनका हमने पहले जिक्र किया, जो SIPI और FAS दोनों से जुड़े हैं, उन्होंने जून में यही कहा था। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, हम परमाणु शस्त्रागारों में कमी के बजाय बढ़ोतरी देख रहे हैं। परमाणु बयानबाजी तीखी हो रही है और हथियार नियंत्रण समझौतों को छोड़ने की प्रवृत्ति साफ दिख रही है। मतलब हालात उल्टी दिशा में जा रहे हैं।
और ट्रंप का ये दशकों बाद परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने का फैसला, ये इसी खतरनाक ट्रेंड का एक और सबूत लगता है। हाँ, ये उसी कंपटीशन वाले माहौल को और हवा देने वाला कदम हो सकता है, जैसा कि सेंटर फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन ने कहा है। हाँ, कि परीक्षण फिर से शुरू करने से अमेरिकी सुरक्षा मजबूत नहीं होगी, बल्कि ये पिछले कई दशकों में जो थोड़ी बहुत प्रगति हुई थी हथियार नियंत्रण की दिशा में, उसे खत्म कर सकता है। और विरोधियों को फायदा पहुंचा सकता है। हाँ, ये अमेरिका के विरोधियों को रणनीतिक फायदा दे सकता है और दुनिया भर में परीक्षणों का एक नया खतरनाक दौर शुरू कर सकता है। और ये विडंबना भी है ना, कि ट्रंप खुद ही कुछ महीने पहले निरस्त्रीकरण की बातें कर रहे थे। बिल्कुल, अगस्त में ही उन्होंने कहा था कि उन्होंने पुतिन से परमाणु हथियार नियंत्रण पर बात की है और वो चाहते हैं कि चीन भी इस बातचीत में शामिल हो। और अब परीक्षण शुरू करने का आदेश। हाँ, अब परीक्षण फिर से शुरू करने का आदेश, ये उस बातचीत वाली दिशा के बिल्कुल उलट जाता है। तो नीतियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, संक्षिप्त में कहें, जी, तो हमने देखा कि रूस के नए अजय डिलीवरी सिस्टम्स के परीक्षण, फिर अमेरिका का दशकों पुराने परमाणु परीक्षण स्थगन को तोड़ने पर विचार करना, और साथ ही चीन का तेजी से बढ़ता परमाणु जखीरा, हाँ, ये सब मिलकर एक नई और बहुत चिंताजनक परमाणु होड़ की आशंका पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जैसा कि सिप्री ने कहा, परमाणु कटौती का युग समाप्त हो रहा है और शायद सबसे बड़ी चिंता वो हथियार नियंत्रण के लिए जो नियम बने थे, जो आपसी समझ बनी थी, उसका टूटना है। शीत युद्ध में तो दो ही मुख्य ताकतें थीं। हाँ, तब दुनिया द्विध्रुवीय थी। नियंत्रण बनाना शायद थोड़ा तुलनात्मक रूप से आसान था। अब हम एक बहुध्रुवीय परमाणु दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। 3 बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका, रूस, चीन। और तीनों के बीच एक जटिल त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। हाँ, इससे जोखिम बहुत बढ़ गया है, अनिश्चितता बढ़ गई है, चीजें ज्यादा जटिल हो गई हैं। तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद परमाणु हथियारों में कमी का जो दौर था, वो अब खत्म होता दिख रहा है। ये वाकई सोचने वाली बात है। ऐसे में ये सोचना लाजमी है कि ये जो नया त्रिकोणीय तनाव बन रहा है, अमेरिका, रूस, चीन के बीच, इसका दुनिया की स्थिरता पर क्या असर पड़ेगा? निरस्त्रीकरण का भविष्य क्या होगा? हाँ, ये बड़े सवाल हैं। और क्या हमारी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, नियंत्रण के जो तरीके हैं, जैसे न्यू स्टार्ट संधि है अमेरिका रूस के बीच, वो भी खतरे में लग रही है? हाँ, वो 2026 में खत्म हो रही है और आगे का कुछ पता नहीं। और एक CTBT भी है, कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जो हर तरह के परमाणु विस्फोट पर रोक लगाने के लिए है। हाँ, लेकिन उस पर अमेरिका और चीन जैसे देशों ने दस्तखत तो किए हैं, पर उसे रेटिफाई नहीं किया है, मतलब कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं बनाया है। तो क्या ये मौजूदा तंत्र, ये इस नई चुनौती का सामना करने के लिए काफी हैं, या हमें नए तरीकों की जरूरत पड़ेगी? ये बहुत अहम सवाल हैं और शायद इनका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इन पर विचार करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, खासकर उनके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक मामलों का अध्ययन कर रहे हैं, या जैसा हमने शुरू में कहा, सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, उनके लिए ये मुद्दे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। मेंस के पेपर में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सुरक्षा से जुड़े सवालों में ये बातें काम आ सकती हैं और प्रीलिम्स में भी संधियों या हथियारों से जुड़े तथ्य पूछे जा सकते हैं। और सामान्य जानकारी के लिए तो ये सभी के लिए जानना जरूरी है कि दुनिया किस दिशा में जा रही है। सही कहा। तो इस गंभीर मुद्दे पर अगर श्रोताओं के कोई विचार हों या कोई प्रश्न हो, तो नीचे टिप्पणी करके जरूर साझा करें। हाँ, हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको इस तरह का विश्लेषण, ये बातचीत पसंद आई हो, तो कृपया लाइक करें और आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी और विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।